अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद इसका फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी एक्ट 1948 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में और उसके अंतर्गत आने वाली कुछ डिफिनीशंस हैं जिसे हम देखेंगे। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में हमें फार्मेसी एक्ट 1948 और उसके रूल्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इस वजह से इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव और डिफिनीशन देखेंगे। तो फार्मेसी एक्ट 1948 कब आया, उसके पीछे का सिनेरियो क्या है। सिनेरियो अगर आपको देखना है, हिस्ट्री जानना है, तो आप इससे पहले हमने वीडियो बनाई है, उस पर जाके आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि किस वजह से डिफरेंट टाइप के एक्ट्स आए, एग्जिस्टेंस में आए। तो फार्मेसी एक्ट जो कि आपके 1948 में पास हुआ, इसका जो ऑब्जेक्टिव अगर हम बात कर लें तो ये आपके फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। इसका जो मेन मोटिव है, मेन जो एम है फार्मेसी एक्ट का, फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना है। साथ साथ जो कोर्सेज वो रन कराएगा उसको कंट्रोल करने का भी काम करता है आपका फार्मेसी एक्ट। इसी फार्मेसी एक्ट 1940 के अंतर्गत ही आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी होता है। यही प्रोवाइड करता है कि आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया जाए ताकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आसान तौर पे आपके फार्मेसी प्रोफेशन को रेगुलेट करा सके और उस मिनिमम स्टैंडर्ड भी वो प्रोवाइड कर सके ताकि डिप्लोमा इन फार्मेसी रन हो सके। और उसके साथ साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गठन करती है आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, ताकि जो भी उस स्टेट में पढ़ने वाले छात्र हैं, फार्मेसी स्टूडेंट हैं, आफ्टर डिप्लोमा या डिग्री वो उस स्टेट में अपना रजिस्ट्रेशन भी आसानी से करा सकें। अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है क्या है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन करना। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का गठन करना। और तीसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो एजुकेशन रेगुलेशन का फॉर्मेशन करना। साथ साथ एजुकेशन में के दौरान मतलब जो भी आपके कोर्सेज़ रन हो रहे हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ रन होने हैं, उसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, उसके अंदर ट्रेनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, सिलेबस कौन से होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे, ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशन रेगुलेशन के अंतर्गत आती है। तो मेन 3 इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं आपके फार्मेसी एक्ट 1948 के। अब डिफिनीशन देख लें। कुछ आपके टर्म्स आते हैं फार्मेसी एक्ट 1940 के अंतर्गत, तो उसकी डिफिनीशन जैसे सेंट्रल काउंसिल आ गया तो इसका डायरेक्टली मीन्स होता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि आपके फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन 3 में पाया जाता है कि सेंट्रल काउंसिल मतलब होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दूसरा सेंट्रल रजिस्टर आता है। इसका मतलब कि फार्मासिस्ट का नाम कहीं पे मेंशन होता है जो कि सेंट्रल काउंसिल मेंशन करती है, तो वो आपका सेंट्रल रजिस्टर कहलाता है। फार्मासिस्ट का नाम किसी रजिस्टर में मेंशन होता है, वो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है आपका सेंट्रल काउंसिल द्वारा, उस रजिस्टर को कहते हैं हम सेंट्रल रजिस्टर। तीसरा जो पॉइंट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, शॉर्ट फॉर्म है यूजीसी, आप लोगों ने सुना होगा यूजीसी। तो यूजीसी कैसे इस्टेब्लिश हुआ, इसका भी एक्ट पारित हुआ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956। और इसके जो अंडर सेक्शन 4 के अंतर्गत ही ये आपके प्रोवाइड करता है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाए। अगला देख लें आप स्टेट काउंसिल, नाम से ही पता चला स्टेट काउंसिल। इसका मतलब होता है कि जो भी आपके फार्मेसी एक्ट है 1948 उसके अंडर सेक्शन 19 में ये प्रावधान है कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है वो स्टेट काउंसिल का गठन कर सके। तो अगर स्टेट काउंसिल आता है इसका मतलब होता है स्टेट काउंसिल ऑफ फार्मेसी। वहीं पे दूसरा भी आप इसे जोड़ सकते हो कि जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होता है वो भी आपके स्टेट काउंसिल ही कहलाते हैं। ये भी आपके फार्मेसी एक्ट 1940 के अंडर सेक्शन 20 में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट आपका है रजिस्टर फार्मासिस्ट। इसका मतलब कि पर्सन जो कि डिप्लोमा या डिग्री होल्डर हो, वो कि अपने स्टेट के फार्मेसी में या दूसरे स्टेट के फार्मेसी में फार्मेसी काउंसिल में अपना नाम रजिस्टर कराया हो, तो वो उस स्टेट का रजिस्टर फार्मासिस्ट कहलाता है।
रजिस्टर्ड होने के बाद वो फार्मेसी प्रोफेशन को रन करा सकता है, फार्मेसी बिजनेस को भी रन करा सकता है। डिस्प्लेस पर्सन, इसका मतलब डायरेक्टली होता है कि ऐसा पर्सन जो कि पाकिस्तान में रह रहा था बट किसी कारणवश उसको डिस्प्लेस कर दिया गया हो, वहाँ से निकाल दिया गया हो। इसकी ड्यूरेशन क्या है कि आपके 1 मार्च 1947 के बाद, ठीक है, या 1 मार्च 1947 या उसके बाद आप पाकिस्तान से डिस्प्लेस कर दिया गया हो और वो इंडिया में रह रहा हो। दूसरा, ऐसा पर्सन जो बांग्लादेश में रह रहा था और 14 अप्रैल 1957 और 25 मार्च 1971 इस दौरान बांग्लादेश से रिप्लेस कर दिया, मतलब वहाँ से निकाल दिया गया हो, किसी कारणवश वो वहाँ से छोड़ दिया हो और इंडिया में रह रहा हो, उसे कहते हैं डिस्प्लेस्ड पर्सन। रिपेट्रिएट्स मतलब कि ऐसा पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन का हो बट वो रहता हो दूसरी कंट्री में, जैसे आपके बर्मा है, श्रीलंका है, युगांडा या कोई और कंट्री है, और 14 अप्रैल 1957 के बाद सिविलियन डिस्टर्बेंस की वजह से या किसी और कारण की वजह से, डर की वजह से भी वो अब इंडिया में रहने लगा हो, उसे कहते हैं रिपेट्रिएट्स।